हेलो, स्वागत है आपका। मेरा नाम है जितेंद्र और आज हम एक नए टॉपिक की बात करने वाले हैं जिसका नाम है वाटर एब्जॉर्प्शन एंड एसेंट ऑफ सैप इन प्लांट्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। टॉपिक है आज का वाटर एब्जॉर्प्शंस एंड एसेंट ऑफ सैप इन प्लांट्स। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है कि मैं प्लांट्स की बात करने वाला हूँ और प्लांट्स के अंदर सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके वाटर के एब्जॉर्प्शन की। ठीक है, तो ये कमाल की चीज है कि हमको ये समझना होगा कि प्लांट्स वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे करते हैं। ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है जो वाटर के एब्जॉर्प्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो वाटर एब्जॉर्प्शन को समझने से पहले पहले वाटर को समझ लेते हैं ना। वाटर जानते हैं आप, वाटर मीन्स H2O। ये तो सुना ही होगा ना। ठीक है, अगर मैं वाटर की बात करूं और इसकी यूटिलाइजेशन की बात करूं तो देयर इज टू काइंड ऑफ वाटर। ठीक है, एक वाटर वो है जो कि पानी के साथ आता है, पानी के साथ आता है और बह के चला जाता है। देयर इज नो यूज, उसका कोई यूज नहीं है प्लांट्स के, वो बह के चला जाता है। क्योंकि आप जानते हैं ये वाटर जो है बेसिक है, रेन से आता है। तो रन अवे वाटर का मतलब आपको समझ में आया, भाग गया ये। ठीक है, दूसरा वाटर है जिसको क्या बोलते हैं, सॉइल वाटर। ठीक है, इसकी बात हमको करनी है सॉइल वाटर की। तो सॉइल वाटर के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक वाटर है जिसका नाम है कैपिलरी वाटर। सेकंड है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल वाटर। ठीक है, इसका नाम है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ठीक है, एक और वाटर है जिसका नाम है कंबाइंड वाटर। ठीक है, तो आज तक हमने केवल वाटर के बारे में सुना है। अब देखते हैं कि सॉइल के अंदर जो वाटर है, क्योंकि आप ये तो जानते ही हैं ना कि वाटर का एब्जॉर्प्शन सॉइल से होता है। प्लांट सॉइल से वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो ये जो वाटर्स के टाइप दे रखे हैं, क्या ये सारे वाटर्स प्लांट यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं। ग्रेविटेशनल वाटर, ठीक है, ये सॉइल है, ये प्लांट है। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल वाटर क्या है। ग्रेविटेशनल वाटर ये है कि एक ऐसा वाटर जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इतना नीचे तक चला जाएगा, इतना डीपर साइड चला जाएगा, जिसका डायरेक्ट यूटिलाइजेशन प्लांट नहीं कर सकते, है ना। इसका मतलब मैं कह सकता हूं दे आर नॉट अवेलेबल फॉर द प्लांट्स। प्लांट्स इसका डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। अगर आपको इसका यूज करना है तो आपको क्या लगानी पड़ेगी यहाँ पे, ट्यूबवेल। ठीक है, तो आप यहाँ पे ट्यूबवेल लगाएंगे तो आप इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर इज व्हाट, कि सॉइल के बीच में कहीं कहीं पे ये वाटर प्रेजेंट है और ये इतना टाइटली एसोसिएटेड है कि प्लांट इसका यूज नहीं कर सकते। तो ये भी प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं। कंबाइंड वाटर, कुछ केमिकल ऐसे हैं जिनकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में वाटर प्रेजेंट होता है। एग्जांपल MgSO4 का नाम सुना है, 7H2। इसकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में ये H2O प्रेजेंट होता है, जिसको अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो प्लांट जिस वाटर का यूज करते हैं उसका नाम क्या है, कैपिलरी वाटर्स। केवल प्लांट इसी कैपिलरी वाटर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहानी आपको समझ में आई कि कैसे वाटर के टाइप्स को हमने डील किया। ठीक है, अब कुछ और चीज क्या है, और चीज क्या है कि प्लांट डाइवर्सिटी को आप देखोगे और इसके एवोल्यूशन को देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आई एल्गी, देन ब्रायोफाइट्स, देन टेरिडोफाइट्स, देन जिम्नोस्पर्म, और उसके बाद है अपना
एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर जो वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन है वो क्या है? एल्गी एक्वेटिक होती है, पानी के अंदर होती है, इनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इनके अंदर वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन की बात करूं तो यहाँ पे कोई ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ब्रायोफाइट्स की बात करें तो राइजोइड्स जो होती हैं वो काम कर सकती हैं। टाइडोफाइट्स की बात करें तो कुछ राइजोइड्स प्लस कुछ रूट भी टाइडोफाइट्स में वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन की फॉर्म में काम कर सकती हैं। अगर मैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात करूं तो यहाँ पे होती हैं रूट्स, और ये रूट के थ्रू वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा सेक्शन था, बेसिक इंट्रोडक्शन कि वाटर के टाइप्स क्या हैं, प्लांट डाइवर्सिटी क्या है, प्लांट डाइवर्सिटी के अंदर जो वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन क्या है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि रूट के कौन सा पार्ट है जो वाटर एब्जॉर्प्शन में पार्टिसिपेट करता है ना, और कौन कौन से इसके जोन्स हैं, इसको डिटेल में डिस्कस कर। चलो बात करते हैं वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन की। बेसिकली कौन होते हैं? रूट्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं एक प्लांट्स बनाता हूँ। ठीक है, प्लांट्स है ना, तो प्लांट्स के आपने ये पार्ट्स देखे होंगे, देखे या नहीं देखे हैं? ड्राइंग मेरी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, ये जो है ये है आपका रूट सिस्टम, ये है आपका शूट सिस्टम, है ना। तो पानी तो आप रूट से ही देते हो ना, और रूट से ही वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। तो रूट्स में देखते हैं, रूट्स को उठाते हैं तो देखते हैं कि इसके क्या क्या पार्ट्स है। ठीक है, तो जब रूट्स को आप देखोगे तो इसमें आपको इसके दो पार्ट्स दिखाई देंगे, एक यंग पार्ट्स है, एक मैच्योर। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो वाटर के एब्जॉर्प्शन में काम आता है वो ये यंग पार्ट। ठीक है, मैच्योर पार्ट का वाटर एब्जॉर्प्शन में कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो इस यंग पार्ट को उठाते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से जॉब्स है। तो मैं एक डायग्राम्स बनाने वाला हूँ, बहुत सिंपल है, देखते हैं। ठीक है, ये मैं एक रूट बना, ठीक है, दिख रहा है। पहली बात तो आप जानते हैं रूट कैसी होती हैं, पॉजिटिव जियोटॉपिक, है ना। अगर इनका डेवलपमेंट होगा तो ये नीचे की तरफ मूव करती है ना, और क्या होती है? नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होती है ना। तो इस पॉइंट्स को आप याद रखें। अब देखने वाले हैं रूट के कौन कौन से जॉन्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इसकी टिप पे, ठीक है, इसके टिप पे कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। तो दिस इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, अब सवाल ये है सर हमको ये बताइए कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं। तो देखिए दो तरीके की सेल है, दो तरीके के टिश्यूज हैं, एक परमानेंट और एक मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो होते हैं जिनमें कंटिन्यूस सेल डिविजन्स होते रहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का मतलब क्या? कंटिन्यूस सेल डिवीजन। अरे भाई सेल डिवीजन होंगे तभी तो ग्रोथ होगी ना, ये बात बिल्कुल क्लियर। तो यहाँ पे वो टिश्यूज हैं, वो सेल हैं जिनमें सेल डिवीजन होगा और ये रूट की ग्रोथ होगी। लेकिन इसको कवर करने वाली एक एपिकल कैप है, इस कैप को हम रूट कैप के नाम से जानते हैं। ये रूट कैप क्या करती है? इस रीजन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर ये रूट कैप एब्सेंट। ओके फाइन। इसके बाद आप देखोगे सेल डिवीजन हो गया, सेल की नंबर्स बढ़ रही है, तो उसके बाद जो दूसरा रीजन्स आएगा ये वाला, इसको क्या बोलेंगे? द रीजन ऑफ इलोंगेशंस। इसमें क्या होगा? सेल्स का एनलार्जमेंट होगा, जितनी भी सेल्स बनी है वो ग्रोथ करेंगी, उनमें एक्सपेंशन होगा और वो बड़ी होती चलेगी। ठीक है, तो ये इलोंगेशन जोन है। गॉट इट?
ओके फाइन। इलोंगेशन जॉन के जस्ट पीछे बिहाइंड द रीजन ऑफ इलोंगेशन, स्लेंडर हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स, है ना, हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स। और बताइए ये क्या हो सकती हैं? ये बिल्कुल वैसी दिखाई दे रही है जैसे मेरे हेयर्स। तो इनको क्या बोलते हैं? रूट हेयर्स बोलते हैं ना। आप बताइए, आपके हेयर्स ज्यादा होंगे तो आपको ऑयल ज्यादा लगाना पड़ेगा ना। जितना भी ऑयल लगाओगे एब्जॉर्ब हो जाएगा। बाल कम है तो ऑयल की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे रूट हेयर क्या काम करते होंगे? अरे रूट हेयर ही हैं जो वाटर एब्जॉर्प्शन में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। समझ में आया? तो रूट हेयर ही है। और लास्ट में ये जो जॉन बचा हुआ, ये जो जॉन बचा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं द रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? द रीजंस ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज समझ में आए। तो आपने देखा कि अगर मैं रूट्स की बात करता हूँ तो रूट्स के कितने सेक्शन? दो, यंग पार्ट और मैच्योर पार्ट्स का कोई रोल नहीं यहाँ पे। और यंग पार्ट्स के कुछ जॉन दिखाई दे रहे हैं। तो जॉन क्या है? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक जोन, है ना। दूसरा जॉन इलोंगेशन जॉन, और तीसरा जॉन क्या? मैच्योरेशन जॉन। ठीक है, समझ में आया? और उसके बाद कुछ और चीजें भी आपने देखी, रूट कैप एंड रूट हेयर्स, ठीक है ना। तो ये था वाटर एब्सॉर्बिंग ऑर्गन का डिस्क्रिप्शन जो आपकी बुक्स में डिटेल में दे रखा है। आपको ये समझना है, ठीक है। ये नोट्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां पे आप इनको आसानी से पढ़ सकते हैं, है ना। मेरे हाथ के बनाए हुए नोट्स हैं, उनको आप देख सकते हैं, वरना अपनी बुक को भी रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, है ना। वो क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इफ द रूट हेयर इज कट, ठीक है, अगर मैं रूट हेयर को कट कर दूं तो क्या होगा, है ना। कौन सी मैकेनिज्म अफेक्टेड होगी, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। और सभी का आंसर आना चाहिए। तो ये था क्या, कौन कौन सी जॉन्स हैं जो आपके रूट्स के अंदर होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं कि भाई रूट से वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो दो तरीके हैं, पैसिव और एक्टिव, जिसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। है द पाथवे ऑफ वाटर इन प्लांट्स। कहानी क्या है? कहानी ये है कि वाटर जो होता है वो रूट्स के अंदर एब्जॉर्ब कैसे, आप इसको रूट समझिए, ठीक है। इस रूट्स को आप कट करोगे ना तो इसके मिडिल सेक्शन में आपको वो टिश्यूज मिलेंगे जो वाटर का कंडक्शंस करते हैं, और हम उनको किस नाम से जानते हैं? जाइलम। लेकिन सवाल ये है कि ये जाइलम तक पानी पहुंचेगा कैसे? तो हम वाटर के मूवमेंट्स या वाटर के पाथवे को डील करने पर, ठीक है। तो जब आप रूट के स्ट्रक्चर्स देखोगे तो आपको वहां पे ये एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस के बाद आपको ये कॉर्टेक्स, ठीक है, कॉर्टेक्स के बाद ये एंडोडर्मिस, ठीक है, उसके बाद ये पेरिसाइकिल, देन ये जाइलम, देन फ्लोएम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये कंडक्टिंग टिश्यूज दिखाई दे, ठीक है। इसको मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। यहाँ पे मैं ये कॉर्टेक्स बना लेता हूँ, ठीक है, ये कॉर्टेक्स हो गया, देन सॉरी एपिडर्मिस हो गया, लिख देता हूँ। ये क्या है? एपिडर्मिस। ये है अपना कॉर्टेक्स। आप रूट्स के अंदर जाते जा रहे हैं, ठीक है। ये है आपका एंडोडर्मिस, ठीक है। और ये है इसके ऊपर
कैस्पेरियन स्टेट, जो कि वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है। ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये पेरिसाइकिल, देन कहाँ जाएगा ये जाइलम, ठीक है। तो ये सॉइल है, यहां से वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। तो वाटर कैसे इस रूट के अंदर मूव करेगा, यही टॉपिक है। और बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन द पाथवे ऑफ वाटर इन प्लांट्स। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, देयर इज 3 पाथ बेसिकली। एक है एपोप्लास्ट पाथवे, ठीक है, दूसरा है सिम्प्लास्ट, एंड नेक्स्ट है वैक्यूलर। तो ये कहानी क्या है, बहुत सिंपल है, बहुत बहुत इजी है। और इसको समझाने के लिए, इसको आसान बनाने के लिए मैं पहले आपको एपोप्लास्ट पाथ पे बता। आप इसका कीजिए क्या, संधि विच्छेद। एपो का मतलब अभी, प्लास्ट का मतलब साइटोप्लाज्म। वाटर का मूवमेंट, वाटर का फ्लो कुछ इस तरीके से होगा कि वो साइटोप्लाज्म को क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, तो वाटर का मूवमेंट कैसे होगा, ये पानी आया और यहां से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ये मूव कर, ठीक है। तो कहीं भी ये इसके साइटोप्लाज्म को क्रॉस नहीं कर, इसको हम क्या बोलेंगे, एपोप्लास्ट पार्ट। दूसरा है आपका क्या, सिंपला। इसमें वाटर का फ्लो कैसा होगा, जिसमें वाटर का फ्लो साइटोप्लाज्म को क्या करेगा, क्रॉस कर। तो वाटर का मूवमेंट कैसे होगा, ठीक है। तो ये पाथवे क्या था, एपो, ये कैसा है, सिम्प्लास्ट। गॉट इट, ठीक। तीसरा पाथवे है जिसका नाम क्या है, वैक्यूलर पाथवे। वैक्यूलर पाथवे क्या, यहाँ पे होती हैं वैक्यूल्स। पहले पाथवे जो वाटर का होता है वो कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, फिर यहाँ पे एक वैक्यूल्स के ऊपर एक लेयर है जिसका नाम क्या है, टोनोप्लास्ट, और उसके थ्रू वाटर का मूवमेंट मूव होता है। तो ये बेसिकली आपके 3 काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स वाटर के पाथवे हैं, एपो, सिंप्लास्ट, वैक्यूलर। एपो का मतलब साइड टू साइड, साइड टू साइड मूवमेंट। सिंप्लास्ट का मतलब बीच में से, ये प्लाज्मोडेस्माटा के बीच में से। और वैक्यूलर का मतलब थ्रू वैक्यूल, ठीक है। यहाँ पे एक खास बात है कि इस वाटर का जो मूवमेंट है वो एक ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे। ऐसा क्यों बोलते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे क्यों, देखिए मान लीजिए एक एपोप्लास्ट पाथवे है, तो वाटर का मूवमेंट कुछ ऐसे हो, लेकिन यहीं तक हो पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कैस्पेरियन स्ट्रिप, और कैस्पेरियन स्ट्रिप वाटर के लिए क्या होती है, इम्परमिएबल। तो क्या होगा, वाटर को अल्टीमेटली क्या होना पड़ेगा, सिंप्लास्ट, अपना रूट चेंज करना पड़ेगा। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन पाथ। तो ये 3 बेसिक आपके पाथवे हैं, एपो, सिंप्लास्ट एंड वैक्यूलर पाथवे। बहुत सिंपल है, डायग्राम्स के थ्रू आप समझ सकते हैं। साइड टू साइड मूवमेंट वाटर का, एपो, क्रॉस द साइटोप्लाज्म, सिंप्लास्ट, थ्रू द वैक्यूल्स, वैक्यूलर पाथ। सिंपल का, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट कंटेंट की तरफ। चलो तो देखते हैं कि वाटर एब्जॉर्प्शन की मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। तो पहले मैं आपको 2 वर्ड्स से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। 2 वर्ड्स क्या है, यहाँ पे अगर हम इसकी मैकेनिज्म को डील करेंगे तो देयर 2 वर्ड्स या 2 तरीके हैं। पहला है पैसिव एब्जॉर्प्शंस और दूसरा है आपका एक्टिव एब्जॉर्प्शन।
ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ऐसा कीजिएगा, आज पहाड़ पे चढ़िए। आप पहाड़ पे चढ़ोगे ना, तो आपकी बॉडी का एक्टिव रोल होगा, ठीक है, और आपकी बॉडी में एटीपीज यूटिलाइज होंगे, खर्च होंगे। तो कोई भी प्रोसेस जिसको एग्जीक्यूट करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है उसको एक्टिव, ठीक है। अब आप पहाड़ पे चढ़ गए तो बताइए मैं क्या करूँगा? मैं आपको ऊपर से धक्का दे दूंगा। और जब मैं आपको ऊपर से धक्का दूंगा तो आपको नीचे आने के लिए किसी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको बोलते हैं पैसिव, ठीक है। और कमाल की चीज पता है क्या है? ये तो एक एग्जाम्पल था। दुनिया में ये पूरी दुनिया ना पैसिव फॉर्म में चलती है, ऑटोमेटिक चलती है, ठीक है। आपको कुछ एक्टिव रोल करना पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम एग्जीक्यूशन पैसिव चलता है, ठीक है। तो ये कमाल की चीज है। तो पैसिव एब्जॉर्प्शंस को समझते हैं प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या है इसका। पैसिव एब्जॉर्प्शंस के लिए जो रिक्वायर्ड फोर्स है वो प्लांट्स के एरियल पार्ट्स में क्रिएट होता है, ठीक है। और ये किसकी वजह से क्रिएट होता है? उसकी वजह है ट्रांसपायरेशंस पुल, ठीक है। तो ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से एरियल पार्ट में एक रिक्वायर्ड फोर्स क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली क्या होता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। इसको मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे ये प्लांट है, ये लीफ है, ठीक है। यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स की एक चेन है, ठीक है। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स अपने आप में कनेक्टेड हैं बाय विच फोर्स? कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स, अट्रैक्शन बिटवीन सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कोहेसिव। तो अगर यहां से हीट आती है और एक वाटर का मॉलिक्यूल लॉस होता है, तो ये चेन ऊपर की तरफ पुल होती है। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? ट्रांसपायरेशन पुल की, ठीक है। और ये ट्रांसपायरेशन पुल इतना अफेक्टिव होता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए काम करता है, ठीक है। आप प्लांट्स के अंदर देखेंगे तो 96 से 98% वाटर ऑटोमेटिकली एब्सॉर्ब होता है। वाटर का लॉस होता है, वाटर वेपर की फॉर्म में ऊपर जाता है। जैसे ही वो जाता है, दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल उसकी डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए वहां पर शिफ्ट हो जाता है, और एक चेन की तरह वाटर के मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जाते हैं। इसलिए आपने देखा था, कहा गया था, ट्रांसपायरेशन इज द नेसेसरी एविल्स। जरूरी है, मस्ट है ना। लेकिन ज्यादा ट्रांसपायरेशन होना भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उससे प्लांट डेड भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए ओके फाइन, 96। और यहाँ पे किसी भी प्लांट पार्ट का कोई डायरेक्ट रोल नहीं, ठीक है। तो ये था पैसिव एब्जॉर्प्शन। ओके, एक्टिव एब्जॉर्प्शन की बात करें तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड फोर्स है वो कहाँ क्रिएट होता है? रूट्स के अंदर, ठीक है। और एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। वजह क्या है? रूट, ठीक है। ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए काम करता है। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको पैसे पता है तो आप एक्टिवली बता सकते हैं। केवल कितना होगा? 2 to 3%। और इसमें डायरेक्ट रोल किसका होता है? रूट्स का। रूट की टिश्यूज एक पॉजिटिव पैचेस क्रिएट करेंगे, है ना। और इसकी वजह से आपको एक मैकेनिज्म और दिखाई दी थी, जिसका नाम क्या था? गटेशन था ना। जो एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रांसपायरेशन की रेट लो होती है ना। तो वहां पे गटेशन जैसी प्रोसेस दिखाई देती है, जहां पे रूट एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन ये शॉर्ट डिस्टेंस में ही काम करता है। तो आप देखते हैं यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंस दिखाई दिए। पैसिव एब्जॉर्प्शन को डील कर लीजिए, एक्टिव एब्जॉर्प्शन आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट कंटेंट की तरफ। वाटर एब्जॉर्प्शन।
कौन कौन से फैक्टर हैं जो वाटर को एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला सॉइल एडिशंस। पहली बात ये, सॉइल के अंदर अगर एडिशंस हैं, प्रॉपर एयर है, तो वहां से वाटर का एब्जॉर्प्शन इजीली हो जाता है। ठीक है, हम यहाँ वाटर के पैसिव एब्जॉर्प्शन की बात करें तो अगर एरेशंस है, मोर एरेशंस, अगर एरेशंस है तो मोर एब्जॉर्प्शंस। ये कहानी समझ में आई? ओके फाइन। दूसरा है अवेलेबल सॉइल वाटर। सॉइल के अंदर वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी है। वो कौन सा वाटर होना चाहिए आप बताइए? कैपिलरी वाटर्स। अगर वहाँ कैपिलरी वाटर्स सफिशिएंट अमाउंट में हैं तो वाटर का एब्जॉर्प्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा। यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। व्हाट इज परमानेंट बिल्टिंग कैपेसिटी और दूसरा है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ये दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, थर्ड है आपका सॉइल एडिशन हो गया, अवेलेबल सॉइल वाटर हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन सॉइल। आप बताइए, सॉइल के अंदर अगर मिनरल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो वो अफेक्ट करेगी, क्योंकि वहां पे वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर मिनरल्स की कंटेंट ज्यादा है तो वाटर एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो ये तो आप वाटर के मूवमेंट में आप समझ सकते हैं। ठीक है, चौथा है टेम्परेचर। वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए जो परफेक्ट ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। इससे ज्यादा होगा या इससे कम होगा वो इसके एब्जॉर्प्शन को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, इनके आंसर्स आपको मुझे, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट्स क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होता है, इनके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके आंसर देने हैं। ये कुछ पॉइंट्स है जो कि वाटर के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट कंटेंट की तरफ जिसका नाम है एसेंट ऑफ सैप। तो बात करते हैं अब एसेंट ऑफ सैप। सबसे पहले इसका मतलब समझना जरूरी है। सैप का मतलब क्या होता है? सैप का मतलब होता है वाटर प्लस मिनरल्स, इसको सैप बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए कहानी क्या है कि ये जो रूट है, ये जो प्लांट है, इसकी जो रूट्स हैं जो वाटर के साथ साथ मिनरल्स का भी एब्जॉर्प्शन करती हैं और ये इसके टॉप मोस्ट पार्ट तक पहुंचना जरूरी है ना? तो इसी अपवर्ड फ्लो ऑफ विच वाटर एंड मिनरल्स, है ना, थ्रू जाइलम चैनल, दिस इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप, है ना? तो ये कहानी समझ में आई। अभी तक हमने आपको समझाया था कि वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि जो वाटर और मिनरल्स यहाँ पे एब्जॉर्ब हुए वो जाइलम चैनल से टॉप मोस्ट पार्ट तक कैसे पहुंचेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे? एसेंट ऑफ सैप। किसी ने पूछा सर ये मिनरल्स की रिक्वायरमेंट क्या है? भाई ये जो मिनरल्स हैं यही हैं जो इसको रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं। फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस से यहाँ खाना बनता है, लेकिन खाना बनाने के लिए भी तो क्या चाहिए? रॉ मटेरियल्स। और रॉ मटेरियल्स क्या है? मिनरल्स। मिनरल्स जनरली क्यों बोलते हैं उन एलिमेंट्स को जो जनरली कहाँ से मिलते हैं? सॉइल से। तो इसका पूरा एक चैप्टर है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये आपको समझ में आया? एसेंट ऑफ सैप का मतलब क्या है? वाटर मिनरल का अपवर्ड फ्लो थ्रू जाइलम चैनल, दिस इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। इसके मैकेनिज्म को समझाने के लिए बहुत सारी थ्योरीज है ना? उन थ्योरीज में से 3 थ्योरीज जो हैं वो आपकी बुक्स में दे। ठीक है, पहला है आपका
यहाँ पे पहला है आपका वाइटल फोर्स थ्योरी, दूसरा है आपका रूट प्रेशर थ्योरी, और तीसरा है आपका फिजिकल फोर्स थ्योरी। ठीक है, तो ये कुछ कहानी थी इसकी। पहली बात ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी है, इसमें कुछ खास नहीं है। वाइटल फोर्स थ्योरी ने ये बताया कि ये जो एसेंट ऑफ सैप होता है, इसमें लिविंग टिश्यूज जो होते हैं उसमें कुछ वाइटल फोर्स की वजह से हो सकता है वो पल्सेशन हो, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस हो, या फिर कोई इनडायरेक्ट रोल हो किसी लिविंग टिश्यूज का। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने इसका अलग अलग नेचर बताया, तो इसको मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसको आप अपनी बुक से डील करें। वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल का मतलब समझे, रिवाइटल। रिवाइटल टैबलेट होती है जिसमें इंपॉर्टेंट कुछ वाइटामिन होती हैं, है ना। तो बिल्कुल वाइटल फोर्स का मतलब हो गया कुछ इंपॉर्टेंट फोर्स जिसकी वजह से एब्सेंट ऑफ सैप होता है। यहाँ पे आपको समझना है दो, रूट प्रेशर थ्योरी और फिजिकल फोर्स थ्योरी के अंदर बेसिकली ट्रांसपायरेशन होती है। ठीक है, तो देखिए रूट प्रेशर क्या होता है। देखिए जो इसकी सेल वॉल होती है वो पैरेनकाइमेटस होती है और इलास्टिक इन नेचर। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही वाटर का फ्लो होता है, वाटर और मिनरल्स का फ्लो होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, तो सेल वॉल एक्सटेंड होती है, उसमें एक्सपेंशन होता है, और उस एक्सपेंशन से वापस से एक्सपेंशन होगा ना, उस एक्सपेंशन को से वापस से अपनी प्रीवियस स्टेट में जब वो आती हैं तो एक प्रेशर क्रिएट करती हैं, और इसी प्रेशर को हम किस नाम से जानते हैं, रूट प्रेशर, जो एक पॉजिटिव प्रेशर है, रूट की सेल के थ्रू होता है। ये कहानी समझ में बहुत सिंपल है। सेल वॉल पैरेनकाइमेटस सेल इलास्टिक नेचर होती हैं, वाटर मिनरल्स एंट्री करेंगे तो क्या होगा, है ना, वाटर मिनरल्स एंट्री करते हैं, इलास्टिसिटी एक्सपेंशन होता है, अपनी रिवाइज स्टेट में आने के लिए एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होगा, रूट प्रेशर होगा। इस रूट प्रेशर को मैनोमीटर से मेजर किया जाता है, और ये आपको याद डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूट प्रेशर इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट, तो इसका नाम है मैनोमीटर। तो ये था रूट प्रेशर के बारे में। इससे ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस में ये काम नहीं करता है, शॉर्ट डिस्टेंस में काम करता है। तो कुछ दूरी तक, कुछ डिस्टेंस तक ये वाटर और मिनरल्स को वहां तक पहुंचा सकता है, और ये वाटर और मिनरल्स का जो अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है वो उनके पॉजिटिव प्रेशर की वजह से। ठीक है, तो ये रूट प्रेशर था। अब हम बात करते हैं किसकी, फिजिकल फोर्स थ्योरी, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, ट्रांसपायरेशंस, जिसमें हम डील करेंगे क्या, ट्रांसपायरेशन पुल, ट्रांसपायरेशन। ठीक है, तो ये कहानी क्या है, यहाँ पे ये रूट बनाता हूँ। एक्चुअल में ट्रांसपायरेशन पुल को मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये कैसा है, पैसिव है। ये किस वजह से ऐसा होता है, वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन ऊपर की तरफ होता है। देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए वाटर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, वाटर कॉलम दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जब ट्रांसपायरेशन होता है, मान लीजिए यहाँ पे एक H2O के मॉलिक्यूल का क्या हुआ, लॉस। जैसे ही ये एक H2O के मॉलिक्यूल का लॉस होगा, ये सारे मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्शन फोर्स से एसोसिएटेड। तो जब ये ऊपर की तरफ जाएगा या वेपराइज फॉर्म में जाएगा, तो ये पूरा कॉलम अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो बताइए, जैसे जैसे ये वेपर फॉर्म में आएगा, ये जो सैप है वो कॉलम की फॉर्म में पुल होता जाएगा।
इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन पुल। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप कुएं से बाल्टी खींचते हैं तो पानी आसानी से ऊपर आ जाता है। और रूट प्रेशर क्या है, जब आप कुएं के अंदर चले जाएं और वो नीचे से ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएं तो उसको रूट प्रेशर बोलते हैं। तो ये ट्रांसपायरेशन पुल का बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल है कि यहाँ पे कोएसिव फोर्स काम करते हैं, कोएसिव फोर्स काम करते हैं। तो क्या होगा, जैसे जैसे ट्रांसपायरेशन होगा एक चेन ऊपर की तरफ ये पूरा कॉलम शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से एसेंट ऑफ सैप विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेंट ऑफ सैप। और इसको दिया था डिक्सन ने, तो ये डिक्सन के नाम से भी पूछी जाती है एग्जाम्स में। तो बहुत सिंपल है एसेंट ऑफ सैप। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर जिसका नाम था एसेंट ऑफ सैप या वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स। अब ये चैप्टर बहुत इजी है ना। लैंग्वेज पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल होती है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये प्रैक्टिकली इसको विजुलाइज करेंगे तो ये बहुत ही आसान आपको लगेगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।